हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उस कंपनी का बहुत ही बुरा हाल है, और सिर्फ उस प्रोडक्शन कंपनी की नहीं, पूरी बॉलीवुड का इस वक्त बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। उनके ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं रही है। बॉलीवुड के ज़्यादातर स्टार्स का बॉक्स ऑफिस पे इस वक्त मार्केट वैल्यू बहुत ही कम होता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी फिल्में चल नहीं रही है सिवाय शाहरुख खान के। तो बॉलीवुड का बहुत ही बुरा दौर चल रहा है। तो हमने ये तो जाना ही है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने 1.5-2 साल पहले अपना 50% स्टेक्स जो है आदर पूनावाला के नाम कर दिया है। उसके बाद और भी कई प्रोडक्शन कंपनीज उसी रास्ते चलना शुरू कर दिया, वो अपनी स्टेक्स बेच रहे हैं। संजय लीला भंसाली ने भी अपना स्टेक्स सारे गामा को बेच दिया। और फिर फरहान अख्तर का एक्सेल एंटरटेनमेंट, उन्होंने भी अपना 30% स्टेक यूनिवर्सल स्टूडियोज को बेच दिया। तो अब बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनीज का जो है बॉलीवुड में जनाजा निकलना शुरू हो गया। पूजा एंटरटेनमेंट का तो आपको पता ही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फ्लॉप होने के बाद ऑफिस तक बिक गया उनका। उसके बाद से कोई खबर नहीं। तो अब यशराज फ्रेंचाइजी, जिसके बारे में आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यशराज का जो प्रोडक्शन कंपनी है, उसका भी दिवाला निकल चुका है। उस कंपनी का भी एक तरीके से जनाजा निकल गया, आप समझ सकते हो। हाँ, अभी तक उन्होंने अपना स्टेक्स किसी को बेचा नहीं है, लेकिन आगे जाकर वो अपनी स्टेक्स बेच सकते हैं। तो बॉलीवुड में जो कॉरपोरेट सिस्टम है वो अभी इस वक्त काम नहीं कर रहा। धर्मा प्रोडक्शंस की खात्मा और अब यशराज, ये दोनों बॉलीवुड के माफिया कंपनीज माने जाते हैं। इन दोनों का खात्मा से अभी बॉलीवुड को बहुत कुछ सीखना है। और यशराज का तो आप जानते ही है, उनका वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। और खासकर उनके बैनर तले जो स्पाई यूनिवर्स है, उसका क्या हाल है उसके बारे में भी आप सब जानते हो। तो वॉर 2 के बाद से उनके स्पाई यूनिवर्स को जो है बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। उसका स्पाई यूनिवर्स जैसे रुक सा गया है। और खासकर जब आदित्य धर रणवीर सिंह का धुरंधर आई, उसके बाद से तो ऑडियंस ने और भी ज़्यादा इस स्पाई यूनिवर्स को गालियां देना शुरू कर दी है। तो उनका जो अगला फिल्म है स्पाई यूनिवर्स के तले अल्फा, उसका रिलीज डेट पीछे हटता जा रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अल्फा को डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज की जाएगी, ये डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज नहीं होगी। लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग में ये डर छाया हुआ है कि अल्फा अगर थिएटर्स में आके प्रॉफिट नहीं कमा पाई तो, और उनके बैनर तले जितने भी फ्रेंचाइजीज है, धूम फ्रेंचाइजी, वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। आमिर खान की धूम 3 के साथ साथ खत्म हो चुका है। उनका स्पाई यूनिवर्स ये भी खत्म होने के कगार पे है। तो बॉस, इस वक्त यशराज की एकदम फटी पड़ी है, उनकी तो हालत खराब है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो पहला उनके काम करने का तरीका, और दूसरा ये जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर है। तो ये दोनों सबसे बड़े कारण हैं उनके खत्म होने के पीछे। तो पहले उनके काम करने का तरीका, यानी कि उनकी फिल्में किस तरह की होती है। तो देखिए, जब यशराज चोपड़ा ने इस कंपनी का स्थापना किया था, तब उस वक्त बॉलीवुड में मसाले फिल्में बनते थे। बॉलीवुड में बहुत मसाले फिल्म बनते थे, अलग तरीके की फिल्में बनते थे। लेकिन जब 90s का दौर आया, उसके बाद से एक रोमांटिक जॉनरा का एक क्या कहते हैं, लहर शुरू हो गया बॉलीवुड में, रोमांटिक जॉनरा का लहर। तो आदित्य चोपड़ा, उनके सुपुत्र ने क्या किया कि हॉलीवुड से इंस्पायर होकर उन्होंने उस कल्चर को या इंडिया में उन्होंने
लाना शुरू कर दिया। क्या है कि हॉलीवुड में बहुत सारे रोमांटिक फिल्में, एक्शन फिल्में बनते रहते हैं, तो अब उनसे इंस्पायर होकर या उनका डायरेक्ट रीमेक करना आदित्य चोपड़ा ने शुरू करवा दिया बॉलीवुड में। तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से शुरू करके उनकी जितने भी रोमांटिक फिल्में हैं, सारी फिल्में में आप देखेंगे कि कोई ना कोई हॉलीवुड इंस्पिरेशन आपको जरूर मिलेगा। यहां तक कि मोहब्बतें में भी आपको वो डेड पोएट सोसाइटी का इंस्पिरेशन मिल जाएगा बड़े आसानी से। उनका जो फिल्म निकला था हम तुम, उसमें भी आपको वो व्हेन हैरी मेट सैली, उसका डायरेक्ट एकदम रीमेक है। तो हॉलीवुड का वो कल्चर, हॉलीवुड का वो मतलब इंस्पिरेशन, वो एनआरआई का कल्चर एक अलग से उन्होंने बॉलीवुड में शुरू कर दिया। और 90s से बॉलीवुड में एक कॉरपोरेट कल्चर भी आ गई, जिसके लिए जिम्मेदार ये यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस रही है। तो कॉरपोरेट कल्चर के चलते क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को इन प्रोडक्शन कंपनीज ने हायर करना शुरू कर दिया जो कि एमबीए ग्रेजुएट है, बिजनेस के बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन फिल्मों के बारे में उनका कोई नॉलेज नहीं है। अब एमबीए ग्रेजुएट से अगर ये लोग स्क्रिप्ट लिखवाएंगे तो किस तरह की स्क्रिप्ट बनेगी? तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले भी मुझसे पहले ये कहा है कि एमबीए ग्रेजुएट्स के हाथों से अगर आप फिल्मों की स्क्रीन प्ले लिखवाएंगे तो किस तरह की स्क्रीन प्ले होगी। तो उसके बाद से ये जो यशराज फिल्म्स है, ये एक पूरी तरीके से एक फॉर्मूला, एक इंडस्ट्री बन गई है। वो एकदम उसी हॉलीवुड की फॉर्मूला लेकर वो आगे बढ़ते गए। ये जो उनका धूम फ्रेंचाइजी शुरू हुआ, ये भी फास्ट एंड फ्यूरियस से इंस्पायर होके आया। और उनका वायर स्पाई यूनिवर्स का तो आप मतलब मिशन इम्पॉसिबल का इंस्पिरेशन, जेम्स बॉन्ड का इंस्पिरेशन, जिसका भी मतलब आप लगा सकते हो नाम, सबका इंस्पिरेशन है। तो टिपिकल ये हॉलीवुड वाला फॉर्मूला आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं चल रहा है। आज के भारतीय लोग, आज के भारत के जनता, वो हॉलीवुड फिल्मों को इतने सारे देख चुके हैं। और आजकल हॉलीवुड की फिल्में हमारे यहाँ पर डायरेक्ट रिलीज भी होता है, अंग्रेजी में हो या हिंदी डब्ड में हो। आज ओरिजिनल कंटेंट हमें बड़े आसानी से मिल रहा है। आज हम सबके हाथों में स्मार्टफोन्स मौजूद है, जिसके तहत हम सबके पास इंटरनेट है, और इसके तहत हम सबको ओरिजिनल कंटेंट्स तो बड़े आसानी से दिख जाते हैं। आप चाहे हॉलीवुड से कॉपी करें, आप कोरिया से कॉपी करें, किसी भी देश से आप फिल्में कॉपी करें या इंस्पायर हो जाए, हमें ओरिजिनल कंटेंट तो आसानी से देखने को मिलेगा। तो फिर यही जनता यशराज की फिल्में क्यों देखेंगे? तो ये बन गया उनके लिए बहुत बड़ा समस्या। और ऊपर से मैंने पहले कहा कॉर्पोरेट कल्चर, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे एमबीए ग्रेजुएट्स हैं जो आजकल फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन उन्हें खुद को ही नहीं पता कि फिल्में बनते कैसे हैं। भाई, बिजनेस को लेकर आइडिया होना बहुत अच्छी बात है। जो भी एमबीए ग्रेजुएट्स हैं उनको बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्म की दुनिया में आने से पहले फिल्म के बारे में भी कुछ आइडिया होना चाहिए कि फिल्में किस तरह बनाते हैं, स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, आज मार्केट पे किस तरह की फिल्में चल रही है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ रिसर्च करके फिल्म के बारे में जानकर, फिल्म के बारे में एक आर्टिस्टिक सेंस डेवलप करके आपको फिल्म की दुनिया में आना पड़ता है। तो ये चीज़ उन एम्प्लॉइज में बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो उसके तहत जो बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार्स ने क्या किया, इसका भरपूर फायदा उठाया। तो उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज है वो बड़े बड़े नाम को मतलब अपने साथ जुड़ रहे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ने सब ने फायदा उठाया। तो सब ने सोच लिया कि हम उनसे मुंह मांगी रकम मांगेंगे। तो बहुत ही ऊंचा ऊंचा सैलरी ये लोग हाँकने लगे, और ये लोग खुलेआम उनको बड़े बड़े सैलरी देते रह गए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हीं के नाम से फिल्म चल रही है और उनका नाम इतना बड़ा है, इसलिए उनको ऑफर्स मिल रहा है। लेकिन स्क्रिप्ट में वो दम, वो क्वालिटी नहीं है, स्क्रिप्ट में वो इनोवेशन कुछ है नहीं।
और ये जो हॉलीवुड एनआरआई वाला कल्चर है जिसके बारे में मैंने यहाँ जिक्र किया है, तो 90s और अर्ली 2000s में ये कल्चर बहुत ही नया था भारतीय ऑडियंस के लिए। तो भारतीय ऑडियंस के लिए कल्चर बहुत ही मतलब एक्साइटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि उस वक्त इंडिया में वो हॉलीवुड का मतलब इंस्पिरेशन, इंडिया में वो हॉलीवुड का क्या बोलता है, वो कल्चर नहीं था। भारतीय दर्शक को उस वक्त हॉलीवुड की फिल्में देखने की आदत नहीं थी। उस वक्त ओरिजिनल फिल्में देखने का वो स्कोप हमारे पास मौजूद नहीं था, इसलिए उस वक्त हमने इस हॉलीवुड कल्चर को मान लिया और यश राज ने इसी फॉर्मूला पर लगातार काम करता गया। लेकिन जैसे ही वक्त बढ़ता गया, आज का ज़माना आता गया, उनकी फिल्में पिटती गई और लॉकडाउन के बाद से ऑडियंस का टेस्ट इतना रेडिकली चेंज होता गया कि अब किसी प्रोडक्शन कंपनी को समझ में नहीं आ रहा है, यशराज को भी खासकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा फॉर्मूला बना है। तो ये लोग हमेशा एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, उसी फॉर्मूला पर पैसा डाल के बस बिजनेस करना ही इनका काम है। तो उनका ये तरीका कहीं ना कहीं अब बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इतना बुरा हाल है कि आज बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम यशराज के साथ जुड़ना नहीं चाहता। अब कोई भी नाम ले ले, शाहरुख, सलमान भी अब यशराज के साथ जुड़ना नहीं चाहते, और अगर जुड़ेंगे भी तो बड़ा सैलरी हाकेंगे। यशराज फ्रेंचाइजी के तले एक और फिल्म बनना था, टाइगर वर्सेस पठान, तो अब वो फिल्म तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया। अब शाहरुख खान को पठान के लिए 200 करोड़ मिला था प्रॉफिट शेयर के मतलब बदौलत। तो शाहरुख खान अब अगर 200 करोड़ लेता है, अगर सलमान खान 200-250 करोड़ लेता है, तो उससे बजट हो जाएगा इसका 450 करोड़, मतलब सिर्फ इन दोनों की सैलरी को मिला के, ऊपर से प्रोडक्शन वैल्यू, बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस की खर्चा मिला के 500-600 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे। और अभी इस वक्त यशराज इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी 500 करोड़ का मतलब कोई फिल्म बना सके। 500 करोड़ तो छोड़िए, 300 करोड़ की एक फिल्म बनाने से पहले भी इनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर ये 300 करोड़ की कोई फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म फिजिबल नहीं होगा, बॉक्स ऑफिस पे प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। तो इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि 200-250 करोड़ के अंदर अगर फिल्म बन जाए बड़े बड़े स्टार्स को लेकर, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक तो उनके रेपुटेशन को जोर का धक्का पहुंच चुका है, लोग आज यशराज की फिल्में देखना नहीं चाहते, स्पेशली आफ्टर धुरंधर्स रिलीज। लोगों ने तो यशराज को ऐसे नकार दिया, ऐसे रिजेक्ट कर दिया जैसे कि मतलब आम लोग एक भिखारी को रिजेक्ट करते हैं। आम लोग एक भिखारी के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं, आज जनता भी यशराज के साथ उसी तरह का बर्ताव कर रहा है। वो यशराज की कोई फिल्म देखना ही नहीं चाहते, और बॉलीवुड के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को ये बात अच्छे तरीके से मालूम हो गया है। इसलिए बॉलीवुड का कोई भी बड़ा स्टार उनके साथ काम करना नहीं चाह रहा। शाहरुख खान वो रिस्क लेने की मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाहरुख खान का वक्त अच्छा चल रहा है। सलमान खान भी उस मूड में नहीं है, और आमिर खान भी अलग दुनिया में है। विकी कौशल भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि रणबीर कपूर भी यशराज से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यशराज का मतलब एक प्लानिंग था कि धूम फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव करने का, और वहां पर रणबीर कपूर को अगर वो कास्ट कर सके तो बॉस धूम फ्रेंचाइजी का जनाजा जब उन्होंने आमिर खान को कास्ट किया 2013 में, उसी वक्त धूम फ्रेंचाइजी का जनाजा निकल गया। तो उसको रिबूट करने की एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश बेकार नजर आ रहा है। आदित्य चोपड़ा को कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और इस वक्त रणबीर कपूर का जो मार्केट वैल्यू है, और इस वक्त रणबीर कपूर जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं, तो हमें इस बात पर बहुत बड़ा शक है कि वो क्या धूम फ्रेंचाइजी में फिर से काम करने की कोशिश करेंगे। इस बात पर शक है मुझे। तो मुझे लगता नहीं कि रणबीर कपूर अभी धूम फ्रेंचाइजी में काम करने की बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में इंडिजेनस कंटेंट
मतलब प्योरली हिंदुस्तानी कंटेंट इंडियन सिनेमा में अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे में रणबीर कपूर, मुझे नहीं लगता कि वो धूम फ्रेंचाइजी का अगर उनको ऑफर मिल भी गया तो वो आसानी से मान जाएंगे। अब स्क्रिप्ट पढ़ के वो भी फिल्में सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ही मतलब सावधान हो गए हैं, खासकर एनिमल के सक्सेस पाने के बाद। उनके लाइनअप में रामायण है, उनके लाइनअप में लव एंड वॉर है, और उनके पास और भी कई ऑफर्स आ रहे हैं साउथ के तरफ से। और फिर रिसेंटली हमने ये सुना कि मोहित सूरी को लेकर यशराज चाहते हैं कि एक गैंगस्टर लव स्टोरी बनाया जाए और उसमें रणबीर कपूर को वो कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोहित सूरी जिस तरह की फिल्में बनाते हैं तो उन फिल्मों में मतलब बहुत बड़ा नाम शामिल नहीं होता। मतलब जो नाम शामिल होता है वो प्रैक्टिकली एक नया नाम होता है। मोहित सूरी के लिए इमरान हाशमी जब काम करते थे उस वक्त इमरान हाशमी एक नया चेहरा था। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उन्होंने काम किया उनकी करियर की शुरुआत में। तो अब रणबीर कपूर जिस स्थिति में है, मुझे नहीं लगता कि अब वो मोहित सूरी के साथ काम करने के बारे में सोचेंगे भी। तो यशराज की ये कोशिश शायद बेकार जाएगी। अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन अगर यशराज इस रास्ते पर चलने की कोशिश करी तो फेल होंगे। तो यशराज का जो एक सुपरहिट फिल्म रही है सैयारा, उसको छोड़कर यशराज की और कोई फिल्म रिसेंट टाइम्स पे सुपरहिट नहीं रही है। तो सैयारा एक बहुत ही छोटी बजट पे बनी हुई लव स्टोरी है और उसको मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था। तो यशराज अब प्रैक्टिकली मोहित सूरी से अपने प्रोडक्शन कंपनी के अंडर अपने स्टाइल में आवारापन बनवाना चाहते हैं। तो मोहित सूरी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कोरियन और हॉलीवुड की काफ़ी फिल्मों से वो खुद भी इंस्पायर्ड है। बिल्कुल यशराज की तरह मोहित सूरी भी हॉलीवुड और कोरियन फिल्मों से इंस्पायर होकर विशेष फिल्म्स के अंडर वो फिल्में बना चुके हैं। आवारापन हो, फिर ये आशिकी 2 हो, कलयुग हो, और कौन सी फिल्म उन्होंने बनाई, मतलब बहुत सारे फिल्म है, क्रूक हो, हमारी अधूरी कहानी हो, एक विलेन हो। तो सारी फिल्में जो मोहित सूरी की है या तो कोरियन फिल्म से या तो कोरियन फिल्म की रीमेक है या फिर कोई ना कोई हॉलीवुड फिल्म का, यहां तक कि मर्डर 2 भी। तो मोहित सूरी भी बाहर की फिल्मों से रीमेक करता है और यशराज की भी यही आदत है। तो अब पता नहीं मोहित सूरी के साथ यशराज का ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी। और उनके पतन होने का एक और बड़ा कारण भी है, वो है कि आदित्य चोपड़ा जो यशराज के प्रोड्यूसर है, उनका हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना किसी भी प्रोजेक्ट्स के साथ। मतलब आदित्य चोपड़ा इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि ऑडियंस को कुछ नया, कुछ ओरिजिनल चाहिए। लेकिन बात में आदित्य चोपड़ा क्या कोशिश करता है कि हॉलीवुड का कोई इंस्पिरेशन, हॉलीवुड का कोई कल्चर फिल्म में इन्फ्यूज्ड हो। आज भी वो हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, इस हॉलीवुड फिल्म से इस सीन को डाल दो, उस हॉलीवुड फिल्म से उस सीक्वेंस को डाल दो। अभी तक आदित्य चोपड़ा का यही तरीका है और वो रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं। रानी मुखर्जी का एक फ्रेंचाइजी था मर्दानी 3, अभी रिसेंटली फ्लॉप हो गया, तो उस फ्रेंचाइजी का भी जनाजा निकल गया है। लेकिन आदित्य चोपड़ा अभी भी अपनी गलती से सीख नहीं रहे हैं। वो अभी भी हर एक प्रोजेक्ट को कुछ ज़्यादा ही सुपरवाइज कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्टर्स को उनके हिसाब से काम नहीं करने दे रहे हैं। तो जैसे कि वॉर 2 में हमने देखा अयान मुखर्जी को उनके हिसाब से काम नहीं करने दिया गया, और जब वॉर 2 फ्लॉप हुई तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम अयान मुखर्जी और NTR जूनियर पे डाल दिया। इससे पहले सिद्धार्थ आनंद, अली अब्बास जफर जो यशराज के लिए काम करते थे, उन्होंने भी यशराज को लात मार दी और उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया। सिद्धार्थ आनंद उन्होंने तो अपना प्रोडक्शन कंपनी खोल ली मार्फ्लिक्स के नाम पे, और अली अब्बास जफर फिर सलमान खान के साथ, और फिर उन्होंने वो बनाया था क्या, बड़े मियाँ छोटी मियाँ। तो जितने भी एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स हैं जो यशराज के तले काम करते थे, सब ने यशराज को अलविदा कर दिया। सिर्फ मोहित सूरी अब एक
नए एडिशन है। और मैं आपको कसम देता हूँ कि ये मोहित सूरी के साथ भी उनका ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर मोहित सूरी की अगली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होती है तो ये मोहित सूरी की आखिरी फिल्म होगी यशराज के साथ। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। सैयारा से अहान पांडे और अनित पड्डा को बहुत अच्छा एक करियर लॉन्च मिला, लेकिन भाई ये नए चेहरे हैं। कोई एस्टैब्लिश चेहरा आज यशराज के साथ काम करना नहीं चाह रहा। तो इस वक्त यशराज के पास एक ही तरीका है कि वो ऐसे छोटे बजट की फिल्मों में इन्वेस्ट करे। अगर वो 200-300 करोड़ की फिल्मों में निवेश करने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश बेकार जाएगी। तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि किसी तरीके से छोटे बजट की फिल्मों में वो निवेश करते जाए, ताकि उनकी फिल्में कम से कम बने और बॉक्स ऑफिस पे कुछ रिटर्न्स लाए। क्योंकि बड़े स्टार्स के साथ तो भाई फिल्में बनाना अभी बेकार है, कोई बड़ा स्टार काम करना ही नहीं चाह रहा। तो यशराज के लिए बहुत रास्ता मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आज बॉलीवुड में शाहरुख खान के अलावा जो बाकी स्टार्स है उनका बॉक्स ऑफिस पे मार्केट वैल्यू बहुत ही खराब है। ऋतिक रोशन की फिल्में फ्लॉप हो रही है, अक्षय कुमार भी फ्लॉप दे रहे हैं, सलमान खान अच्छा टाइम नहीं चल रहा, आमिर खान का भी बहुत बुरा टाइम चल रहा है, शाहिद कपूर को देख लीजिए, उनकी फिल्में तो फ्लॉप होती ही है। रणवीर सिंह अभी अभी धुरंधर से उन्होंने कमबैक की, रणबीर कपूर का एनिमल से बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, लेकिन अब ये नाम भी जुड़ना नहीं चाहते, ना शाहिद कपूर जुड़ना चाहते और ना ये नाम सब जुड़ना चाहते हैं। और धूम फ्रेंचाइजी के बाद से अभिषेक बच्चन ने भी अपना नाता तोड़ लिया यशराज से, विकी कौशल ने भी अपने आप को दूर रखा है यशराज से। अब पता नहीं कार्तिक आर्यन अगर यशराज के साथ जुड़ना चाहे, आई डोंट नो, लेकिन कार्तिक आर्यन का भी जो रिसेंट फिल्म निकला वो क्या था धर्मा प्रोडक्शंस के साथ, तू मेरा मैं तेरी तू मेरा, ऐसा नाम था उस फिल्म का, वो तो औंधे मुआ गिरी। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के बाहर कार्तिक आर्यन का कोई सुपरहिट फिल्म ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो बॉस यशराज अगर बड़े बड़े स्टार्स को लेकर काम करने की अगर उन्होंने कोशिश करी तो वो कोशिशें कामयाब नहीं होगी। अब पता नहीं ये यशराज फिल्म्स कब सपना देखना बंद करेगी और कब ये दिमाग से काम लेंगे, क्योंकि अभी इनके लिए बस एक ही तरीका बचता है छोटी छोटी फिल्मों पर निवेश करने के अलावा, और कोई तरीका नहीं है। आप सैयारा जैसी और भी छोटी छोटी बजट की फिल्मों में निवेश करें और अपनी कंपनी को बचा लें, वरना दिवाली या निकलने में वक्त लगेगा नहीं और बॉलीवुड अपना कॉरपोरेट कल्चर से कब बाहर निकलेगा, लेट्स सी। देखिए ऐसे में जो बॉलीवुड का हाल है, इससे तो मुझे यही लगता है कि कभी ना कभी शायद कुछ सालों के बाद हमें ये जानने को मिल जाए कि बॉलीवुड से कॉरपोरेट कल्चर जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर के चलते बॉलीवुड को बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। टिपिकली एक फॉर्मूला से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने मैडॉक फिल्म्स को भी देखा है ना, जिन्होंने रिसेंट फिल्म जो बनाया थामा, उनका हॉरर यूनिवर्स में थामा, जो एक बहुत ही फॉर्मूलाइक तरीके से बना था, नहीं चली। और फिर उनका और क्या क्या फिल्म आई थी, परम सुंदरी, जो मतलब हॉरर यूनिवर्स से अलग है, वो भी नहीं चला। तो कुछ सालों के बाद मैडॉक फिल्म्स का भी शायद वो हाल हो जो आज यशराज का है। तो ऐसे में भाई यशराज का तो बहुत बुरा हाल है ही, लेकिन साथ में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि धुरंधर ये कॉर्पोरेट कल्चर से एकदम बाहर बना है। धुरंधर को बहुत ही नॉन कॉर्पोरेट तरीके से बनाया गया है। अक्सर कोई भी फिल्म फ्लोर्स पे जाने से पहले उसका एक डील सिक्योर होता है, तरह तरह के डील्स, म्यूजिक राइट्स हो, म्यूजिक राइट का डील हो, सैटेलाइट राइट्स का डील हो या थिएटर्स का डील हो, मतलब ऐसे काफ़ी सारे राइट्स बेचकर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो है पहले सेफ जोन में जाने की कोशिश करते हैं
और एक बार जब उनके सारे राइट्स बिक जाता है उसके बाद वो फ्लोर्स पर जाते हैं, लेकिन धुरंधर ने वो रास्ता नहीं चुना और धुरंधर के राइट्स कोई खरीदना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आदित्य धर ने हिम्मत करके इस फिल्म को अपने दम पर बनाया। जियो स्टूडियोज ने सिर्फ 200 करोड़ का बजट दिया और बाकी जो पैसा है वो आदित्य धर ने अपने बैलेंस में से लगाया और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनवा दिया। तो उसके बाद से रणवीर सिंह ने भी आदित्य धर का रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन कंपनी खोल के वो प्रलय में काम कर रहे हैं और रणवीर सिंह भी अभी किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जुड़ने से पहले 10 बार सोच रहा है। तो अब आदित्य धर जैसे प्रोड्यूसर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर शायद बॉलीवुड में अब खत्म होने को है, क्योंकि इसी कॉर्पोरेट कल्चर के तहत हमें कोई ऐसे इनोवेटिव काम या इनोवेटिव फिल्में सालों साल देखने को नहीं मिला। तो एक ही फॉर्मूले में काम करने का ये जो तरीका है बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज का, खासकर कॉर्पोरेट कंपनीज का, ये इनको बंद करना होगा और पहले सारे राइट सिक्योर करने के बाद फिल्म करने के लिए उतरेंगे। कहीं ना कहीं ये तरीका भी अब आउटडेटेड सा लग रहा है। अगर आपकी कंटेंट में दम है, अगर आपकी कहानी में दम है, तो आपको कोई राइट सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फिल्म डायरेक्ट रिलीज करवा दीजिए। आपकी फिल्म जब ऑडियंस को पसंद आएगी तो अपने आप सारा के सारा राइट्स बिक जाएगा। जैसे कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने के बाद उस फिल्म के सारे राइट्स अपने आप बिक गए। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने तो मतलब लाइन लगा दिया था राइट्स खरीदने के लिए, बहुत लोगों ने लाइन लगा दिया था। तो मेरे ख्याल से अब बॉलीवुड को एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए और यश राज की क्या बात करें। अब तो आदित्य चोपड़ा और उनके चाहने वाले ही समझे। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। मैंने तो अपनी राय दे दी। अब पता नहीं मेरी आवाज़ उन तक पहुंचेगी भी या नहीं, और अगर पहुंचे भी तो शायद ये मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। ये अपने उस ईगो बबल से कब बाहर आएंगे, लेट्स सी। तो आपका क्या कहना है? तो आपको क्या लगता है कि आज बॉलीवुड का इतना खराब वक्त क्यों चल रहा है? यश राज का फिल्में क्यों नहीं चल रही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट गलत बोला हो या मिस किया हो, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आपका क्या ख्याल है? क्या कॉर्पोरेट कल्चर बॉलीवुड में ख़त्म होना है? क्या वो कॉर्पोरेट कल्चर बॉलीवुड में ख़त्म हो जाएगा? तो आप अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।